है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। हो खुदी पर यकीन तो सहारा किसका, मंजिल उसे मयस्सर इरादा बुलंद जिसका। दुनिया में कामयाबी हासिल करने का जो सबसे मजबूत और असरदार हथियार है वो सिर्फ और सिर्फ तालीम है। गैर तालीम याफ्ता हुए कामयाबी का तसव्वुर भी बेमानी है। सबिहा किदवई हमारे माशरे की एक ऐसी खातून है जो अपने इल्म और दानिशमंदी के ज़रिए ही एक कामयाब शख्सियत बनी। सबिहा ने उस ज़माने में इंजीनियरिंग और MBA की पढ़ाई की जब हमारे माशरे की लड़कियां इस तरह की टेक्निकल पढ़ाई की तरफ अपना रुख नहीं करती थीं। हमेशा से दिल में एक ख्वाब लिए सबिहा ने अपने लिए मंजिल मानो खुद तय कर रखी थी और उसी मंजिल को पाने के लिए अपनी राहें खुद हमवार करती चली गईं। हिंदुस्तान की बेशतर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को लीड कर चुकी सबिहा ने न जाने कितने ममालिक का दौरा किया और कई एजाज और अवार्ड्स भी अपने नाम किए। सबिहा न सिर्फ कॉरपोरेट दुनिया की कामयाब खातून है बल्कि एक कामयाब हाउसवाइफ भी हैं। 2 बच्चों की माँ सबिहा अपने बच्चों की परवरिश भी बड़े सलीके से करती हैं। पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली सबिहा ने अपनी मंजिल पाने के लिए न सिर्फ मेहनत की बल्कि उसके रास्ते के सारे खार खुद चुनकर अलग करती गईं और कामयाब प्रोफेशनल बनी। आज सबिहा हालांकि नौकरी छोड़ चुकी हैं लेकिन खुद की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बनाकर टीम को लीड कर रही हैं और कई प्रोफेशनल्स के लिए आसान सा रास्ता हमवार कर रही हैं। नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद नज़्म इकबाल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। जैसा कि आपको पता है नाज़रीन कि हम हर हफ्ते ऐसी खातून को लाते हैं, आपके सामने रूबरू करवाते हैं जो अपने अपने फील्ड में कोई एक मुकाम पाया हो, कोई एक मंजिल पाई हो और हमारे माशरे के लिए एक नज़ीर पेश किया हो। आज हमारे साथ सबिहा किदवई है जो एक माँ है, बहन है, बेटी है और एक मुसलमान ख़ातून है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ मुसलमान ख़ातून के ख़ातून ये सबिहा किदवई 1994 में बीटेक किया जामिया मिलिया इस्लामिया से और फिर 2002 में उन्होंने MBA किया। और किस तरह से ये सिलसिला चला, क्योंकि बीटेक 1994 में करना आसान नहीं था और वो भी एक ख़ातून और ऊपर से मुसलमान ख़ातून, बहुत बड़ी बात हो जाती है उस टाइम के लिए। और फिर 2002 में उन्होंने MBA किया। और कैसे किया, क्यों किया MBA, एक बीटेक और फिर MBA करना। तो आइए हम मिलते हैं। सबिहा किदवई मौजूद हैं ख़ुद, तो हम ये जानना चाहते हैं कि सबिहा मैम, सबसे पहले बात तो कि हमारे प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैम 1994 में आपने जो है बीटेक किया। बीटेक 1994 में करने के बाद 2002 में फिर आपने MBA किया। आप ये क्या सोच के किया आपने? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। उस वक्त ये सोचना कि इंजीनियरिंग करना है और स्पेशली लड़कियों को इंजीनियरिंग में जाना थोड़ा सा अलग लगता था। हर कोई यही पूछता था कि क्यों जाना चाहते हैं आप इंजीनियरिंग में, क्यों आप इस फील्ड में जाके और उसके बाद में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाह रही हैं। बल्कि लेडीज़ के लिए तो ज़्यादा अच्छा ये होता है कि टीचिंग कर लीजिए, आप फैमिली भी देख पाएंगी और अपनी जॉब भी देख पाएंगी अगर बहुत जॉब करना चाहती हैं तो। वरना उसके अलावा तो होम साइंस और बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो लड़कियों के लिए बने हैं। तो ख़ानदान में भी हर आदमी मतलब यही मालूम किया करते थे कि ये बताइए कि आपको इंजीनियरिंग का क्या शौक़ आया।
तो जामिया इदारा ऐसा है जिसने हम लोगों को ये एक अपॉर्चुनिटी दी कि जहाँ पे कई सारे लड़के लड़कियाँ आते हैं, बाहर से कॉम्पीट करके आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी कंपटीशन का वो मिला और उसमें हम कॉम्पीट करके आए। तो जब सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद में ये लगा कि अब इंजीनियरिंग ही करना चाहिए, वरना उससे पहले इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन ये कि एक ये जुस्तजू ज़रूर थी कि कुछ करना है, कुछ अलग करना है, कुछ अच्छा करना है और हमेशा कुछ करते रहना है, कुछ बेटरमेंट की तरफ जाना है। अब्बू से भी मैं पूछा करती थी, हमारे अब्बू से पूछती थी, अब्बू बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या बनूं, मैं इंजीनियर बनूं कि मैं डॉक्टर बनूं। तो अब्बू ने हमेशा हमें एक ही जवाब दिया कि बेटा हम चाहते हैं कि आप अच्छी इंसान बने, और इंजीनियर और डॉक्टर ये सब आपकी मर्ज़ी, जो आप बनना चाहती हैं आप बनिए। तो ये बात एक दिमाग में हमेशा ये बात रही कि इंसानियत जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और फिर इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस या जो भी आप जिस भी चूज़ करना चाहते हैं अपनी लाइन, आप वहाँ जाएं। तो इस लिहाज से ये हुआ कि उस टाइम पे ज़रूर ये टेक्निकल फील्ड थी, थोड़ी अलग थी, लेकिन उसके बाद ये समझ आया कि मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने के लिए मुझे MBA करना है, मुझे अभी भी टीचिंग में नहीं जाना है। अगर M.Tech करना होता तो मैं टीचिंग में जाती और फिर उसके बाद PhD वगैरह करती। तो लाइन वही थी कि कॉर्पोरेट में जाना है और बिज़नेस वर्ल्ड में जाना है। तो ये एक सोच थी शुरू से, जो शायद थोड़ी अलग थी, थोड़ी उस ज़माने के हिसाब से ठीक नहीं थी। इंजीनियरिंग में तो ये होता था कि हमारी 180 स्टूडेंट्स की क्लास में 3 लड़कियां होती थी तो हम लोग बिल्कुल ही अलग से उसमें रहते थे। और कई बार ऐसा भी होता कि हथौड़ा चलाना है क्लास में, ऐसे प्रैक्टिकल्स होते थे तो लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स हमको ये कहते थे कि आप आई क्यों हैं इंजीनियरिंग में, सेलेक्ट होकर आप आई हैं तो हथौड़ा चलाइए, आप ये नहीं कह सकती हैं आप कि आप लड़की हैं। आपके अब्बू टीचर और टीचिंग से इतनी दिलचस्पी, मतलब दूरी, एक होता नहीं है कि आपके अब्बू टीचर रहे लेकिन आपको दिलचस्पी क्यों नहीं हुई टीचिंग लाइन में? B.Tech करने के बाद M.Tech करना चाहिए, फिर उसमें और आगे पढ़ाई करके जो है टीचिंग लाइन में जा सकती थी। लेकिन लड़कियों के लिए तो टीचिंग लाइन बेस्ट है, सेफ़ है और बहुत उसके लिए बेहतर माना जाता है। तो हमारे ख़ानदान में शुरू से दादा हमारे टीचर और अब्बू चचा लोग काफ़ी सभी लोग टीचिंग प्रोफेशन में ही रहे। ज़्यादातर तालीम हासिल करना और तालीम बांटना यही एक मशगला पूरे ख़ानदान का सभी लोगों का था। फूफी जान हमारी और फूफी भी आपकी टीचर जी, हमारी फूफी भी टीचर अभी भी NCERT में काम करती हैं और दूसरी फूफी जो हैं वो आज भी अभी भी टीचर हैं। तो मतलब ये हमारे यहाँ माशाल्लाह ख़ानदान का सभी लोगों का साइंटिस्ट हैं या टीचिंग प्रोफेशन में हैं, तो सभी लोग इसी उसमें हैं। तो ये तो था ज़रूर कि टीचिंग अच्छी लगती है हमेशा से, आज भी लगती है और पहले भी लगती थी, और टीचिंग से एक लगाव है, अटैचमेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे हमेशा से एक ये फीलिंग थी कि मुझे इससे थोड़ा अलग हट के कुछ करना है। तो वो फीलिंग शायद हो सकता है कि वो टेक्निकल में जाके मुझे लगा कि मेरी सेटिस्फैक्शन हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं टीचिंग को डिसरिगार्ड करती थी। टीचिंग हमेशा से अच्छी लगी और घर में अपनी बहनों को, भाइयों को, सबको पढ़ाना ये मेरा मतलब अच्छा मुझे मशगला लगता था कि छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाएं, और या कोई भी आ जाए, कज़न्स वगैरह हैं वो सब बैठ जाएं उनके साथ में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये एक माहौल तो हमेशा से था। तो टीचिंग में अच्छा ज़रूर लगता था, लेकिन कुछ अलग करने की जो चाह थी वो बिज़नेस की तरफ ले जाती थी, वो इस तरफ के टेक्निकल करें, कुछ और करें। और टीचिंग तो है ही है, हम लोगों ने सबने ख़ानदान में देखा ही है कि टीचिंग हम लोगों की, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ये टेक्निकल की तरफ जाने का दिल चाहा। आखिर ज़िंदगी में आप यही बनना चाहती थी या इसके अलावा भी कुछ सोच रखा था आपने? क्योंकि आप एक बिज़नेस, अब तो आपको बिज़नेसमैन भी कह सकते हैं आप, हमें खुशी होगी कि आप बिज़नेसमैन ने अपना बिज़नेस सेटअप कर लिया। यही करना था, इस वजह से आपने ये सारा प्लेटफॉर्म तैयार किया? ऐसा तो नहीं है कि इसीलिए किया आपने? क्योंकि बहुत तेज़ी से आपने तरक्की की, हर मराहिल को पार किया आपने, वो ऐसे स्टेजेस को पार करती हुई गई। जैसे आपने B.Tech किया, फिर आपका वहाँ जो है एक बेचैनी सी हुई, आपने MBA किया क्योंकि वो बिज़नेस का एक फील्ड है। फिर MBA करने के बाद आप जो है सैमसंग, LG और पैनासोनिक, और वो फिर एक टॉप लेवल पे जाके जो है मैनेजमेंट के, मार्केटिंग के हर
अपने अपने इसमें कंपनी में रहीं आप, पैनासोनिक की तो कंट्री हेड भी रहीं, तो और फिर अब जो है सब नौकरी तर्क कर दिया आपने, छोड़ दी नौकरी, और अब जाके जो है अपना बिजनेस सेटअप किया आपने। तो क्या यही आपका मकसद था, एक्चुअली यही आपकी मंजिल थी? अच्छा, प्रोफेशनली अगर आप पूछें तो जी, मेरी मंजिल यही थी। एक्चुअली मैं यही करना चाहती थी और हमेशा से दिमाग में एक ये था कि अपना बिजनेस करना है या किसी कंपनी को मुझे ओन करना है, चेयरमैन बनना है कंपनी की या एमडी बनना है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है। तो हमेशा से ये होता था कि टॉप मोस्ट पोजीशन का ही एस्पिरेशन रहता है, जैसे कहते हैं कि मतलब हमेशा देखती वही थी अपने ख्वाबों में कि मैं किसी कंपनी की टॉप मोस्ट पोजीशन पे रहना चाहती हूँ। जबकि शुरुआत की थी बहुत छोटी पोजीशन से, वही इंजीनियरिंग करके सोनी में जॉब करने लगे तो उस वक्त तो छोटी पोजीशन होती थी, एग्जीक्यूटिव लेवल पे गए थे, लेकिन ख्वाब हमेशा वही देखा करते थे कि नहीं वो करना है। तो वो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि इत्तेफाक से कंपनीज़ भी इलेक्ट्रॉनिक्स की मिलती गई जो मैंने इंजीनियरिंग की थी। फिर एमबीए कंप्लीट किया तो मुझे मार्केटिंग और सेल्स से भी जॉब मिलनी शुरू हो गई, तो मैं वहाँ से लैडर बढ़ती चली गई अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत लगी उसके अंदर ज़रूर, लेकिन वो अकेली मेरी मेहनत नहीं थी। मुझे ये लगता है कि मेरी फैमिली ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, उसी की वजह से आज जहाँ तक जितनी तरक्की मुझे मिल पाई वो सब वही थी। मैं खुद देखती थी कि क्यों मुझको डबल प्रमोशन मिलता है एक कंपनी में, और लोग भी मेरे साथ थे वो भी मेहनत करते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शायद ये कि एक ये किस्मत की भी बात होती है, और एक दूसरा ये कि फ़ैमिली की बहुत सपोर्ट थी। मेरे हस्बैंड हमेशा से एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिसे कहते हैं पीछे से रहे। जैसे बेटी हुई तो उसके बाद में हस्बैंड ने सारा, नहीं मैं सब देख लूँगा, इनकी एजुकेशन भी, इनको स्कूल ले जाना है छोड़ना है, और अम्मी का सपोर्ट रहा बहुत। तो वो हस्बैंड का सपोर्ट, अम्मी का सपोर्ट कि अम्मी बेटी को देख लेती थी, इसी वजह से मैं इतना ट्रैवल कर पाती थी, और कोई भी कंपनी में स्ट्रेटजी बना के चैलेंज लेके कि नहीं अब मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ऐसे ही करूँगी, अचीव कर लेना उसको। वो सब चीज़ें जो हैं वो हम तो खाली आगे चलते हैं, लेकिन पीछे से जो सपोर्ट जो है, मतलब ये है कि चैलेंजेस जो है आपके लिए जो है वो अच्छा लगता है, महसूस होता है कि नहीं चैलेंज है तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से शादी भी इसीलिए आपने जो अपने फील्ड से अलग एक वकील साहब से की ये भी एक चैलेंज है। ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि वकील तो कानून का ज्ञाता होता है, सब चीज़ जान रहा है, वो कुछ भी करेंगे तो वकील जो है मुझे लपेट लेगा। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये फैसला आपकी फैमिली वाले का था शादी का, या खुद का फैसला था कि वकील से करनी है आपको? नहीं, शादी का फ़ैसला तो बिल्कुल घर वालों ही का था, और वो भी ऐसा था कि जिस वक्त मैं जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी, तो जापानीज़ तो हम लोगों से बहुत वैसे भी अलग भी हैं और आगे भी हैं, तो उनके यहाँ ये तसव्वुर ही नहीं है कि अरेंज मैरिज हो। तो जब मेरे बॉसेस और मेरे कलीग्स सब लोगों ने कार्ड देखा तो उन्होंने बोला कि भाई आप तो इनको जानती होंगी, बहुत मिली विली होंगी, फिर आपने क्यों चूज़ किया लॉयर? तो मेरा जवाब ये था कि मैं तो आज तक उनसे मिली ही नहीं हूँ, मुलाकात ही नहीं हुई है कभी, हमें नहीं पता है। हमारे अब्बू और हमारे हस्बैंड के अब्बू ये लोग पहले दोस्त थे, और तब उस ज़माने में ये फेसबुक और फ़ोन तो होते नहीं थे इतने, तो वो लोग 20 साल बाद एक दूसरे से मिले। अच्छा। तो उन्होंने पूछा कि अरे यार आपके बेटे क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा लॉयर, उनका हमारी बेटी इंजीनियर है। तो की बातें हुई होंगी कभी, है ना? कभी जी, तुम्हारा बेटा हमारी बेटी, हमारा बेटा तुम्हारी बेटी, कुछ करते हैं। इतने सालों बाद जब मिले तो उन्होंने एक दूसरे को देखा, अच्छा भाई चलो रिश्ता, हम लोग इसको दोस्ती को रिश्ते में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो इस तरह से हमारी शादी अरेंज हो गई, एक दूसरे को बिल्कुल देखा नहीं, बिल्कुल जिस दिन निकाह हो चुका है उसके बाद ही एक दूसरे की शक्ल देखी, तो इसलिए बिल्कुल कोई ऐसा फैसला नहीं था। लेकिन जी तो कहा जाता है नाज़रीन के बेड़ियां तोड़कर जो ज़माने से लड़ा करता है, सुरखरू होता है उन्हीं का जमाल, सादगी वो सच्चाई से की गई हों गर तदबीरें, अंजाम भी उसका दिलकश हुआ करता है। तो फिर से नाज़रीन हम सबिहा किदवई से बात करेंगे कि आगे का सफ़र उनका कैसा रहा। तो मैम ये बताइए कि आपको 2 बच्चे हैं, एक बेटी है माशाल्लाह जो आज वकालत कर रही हैं, और एक आपका लड़का है।
तो बेटी ने आपने जैसा कहा कि बेटी जो है मेरी वकालत कर रही है, बेटी ने आपके प्रोफेशन को क्यों नहीं चुना, अपने वालिद के प्रोफेशन को चुना? क्या वजूहत थी? हाँ, ये भी एक बड़ा अच्छा दिलचस्प वाक़या है कि मैं बहुत ट्रैवल करती थी और बहुत बिज़ी रहती थी, तो ये रहा कि मैं बहुत कम बेटी के साथ में रही और बेटी जो हैं अब्बा के साथ में ज़्यादा रहती थी। बल्कि कई बार ऐसा होता था कि स्कूल से वो कोर्ट ले जाते थे, डीपीएस में मथुरा रोड पे थी और पटियाला हाउस, तो ऐसा होता था कि सेकेंड हाफ में ये अपने साथ कोर्ट ले जाते थे। अच्छा, उसके बाद मुझे अपनी तरफ से एक ये गिल्ट भी रहती थी, हमेशा एक शर्मिंदगी सी होती है ना कि भाई हम बेटी को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, आखिर किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने ख्वाब पूरे करने हैं, वो तो बात सही है, मगर एट द सेम टाइम अपने बच्चों को नहीं नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक फीलिंग हमेशा ये गिल्ट रहा करती थी। तो उधर बेटी को मैं हमेशा ये समझाती थी कि देखो, जो भी तुम्हें करना है वो अपने हिसाब से करना, हम तुमको ऐसा गाइड नहीं करेंगे। जैसे हमारे अम्मी अब्बू ने भी हमको रखा कि पढ़ाई ज़रूर कीजिए, तालीम हासिल कीजिए, लेकिन अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना है, अपने ख्वाब खुद से देखने हैं और उन्हें अचीव करना है, ऐसा कोई कंपल्जन नहीं है। तो मुझे इसलिए हमेशा से ये लगा कि इसे ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं करानी है। धीरे धीरे करके मैंने इसको ये रियलाइज़ किया, जब बात की इनसे खुबा से और बात करते करते आई रियलाइज़ दैट एक बार उन्होंने ये बात कहने लगी कि अम्मा, मैं आपकी तरह नहीं जॉब करना चाहती हूँ, मैं अब्बा की तरह लॉयर बनना चाहती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मुझे आप कुछ बचपन की यादें बताइए जो अपने भाई बहनों के साथ, चूँकि आप 4 बहनें थीं और 2 भाई आपके, बड़ा पूरा परिवार। कहा जाता है कि बड़ा परिवार होता है तो उसमें कभी किसी चीज़ की दिक्कत, कभी किसी को कुछ की कमी, लेकिन जैसा कि आप बता रही हैं कि आपके सारे भाई बहन पढ़े लिखे और अच्छे माशाल्लाह अच्छे ओहदों में रहें और आपने ख़ुद कंट्री को हेड किया एक प्राइवेट कंपनी में, बड़ी बात है एक ख़ातून के लिए ख़ास तौर पे, और ऊपर से फिर मुस्लिम ख़ातून, तो ये बड़ी बात हो जाती है। आपकी अचीवमेंट को देखकर हमें तो रस्क होता है कि भाई ऐसी ख़ातून भी हमारे माशरे में मौजूद हैं जिन्होंने इस बैरियर को तोड़ा है और अपना अचीव किया। आप कुछ बचपन की यादें ताज़ा कीजिए हमारे साथ, जो आपको आज भी याद है। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होती थीं जब छोटे थे, तो क्योंकि माशाल्लाह 6 भाई बहन साथ में रहें और जैसे जैसे हम लोग साथ पढ़ते थे बढ़ते थे तो वो एक हॉस्टल वाली फीलिंग आती थी, स्पेशली बहनों के बीच में कि जैसे हॉस्टल का वो है, ऐसा माहौल होता था। बहुत इंटरेस्टिंग। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हम लोगों के भाई बहनों में हम लोगों में कभी लड़ाई नहीं हुई। अच्छा, वो आज तक हम लोगों का ये है कि किसी भी बात पे कोई अनबन, कोई आर्ग्यूमेंट जो होता है वो नहीं है। हम लोगों में बहुत इत्तेफाक है भाई बहनों में। ये बात मुझे बड़ी ब्लेसिंग लगती है। मुझे लगता है हमेशा से बचपन से, जी, तो बचपन से ये होता है मेरे ख़्याल से कि जैसे अपब्रिंगिंग की जाती है, तो हमारे यहाँ हमारे घर में अम्मी और अब्बू का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा हम लोगों को की परवरिश में, वो था तालीम और परवरिश। इस पे बहुत ध्यान देना, कि जिसे कहते हैं कि संस्कार या वैल्यूज़, जी, तरबियत जो होती है ना, तो वो हम लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया इस बात के ऊपर। वो चीज़ जो है वो शायद रिफ़्लेक्ट होती है हम लोगों के मिजाज में होती है, क्योंकि वो बचपन से अम्मी ने इन चीज़ों पे बहुत ख्याल किया है। जी, तो माँ का पहली इंस्टीट्यूशन होती है माँ, तो समझिए हर बच्चे के लिए। तो हम लोगों का अम्मी और अब्बू का, मैं ये बता रही हूँ कि जो घर में माहौल था हमारा, वो पढ़ाई और उसके बाद में तरबियत, इन 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ज़ोर था। उसके अलावा तो हर तरह की मस्तियाँ होती हैं, जब छोटे भाई बहन होते हैं तो लड़ाई, इस तरह के खेल कूद भी होते हैं, और जो माँ बाप का यकीन होता है, भरोसा, जी, वो बहुत बड़ी बात है, जो मेन एसेट होता है आपका। बिल्कुल, एग्जैक्टली। खास और तौर वो पे लड़कियों के लिए, और वो आपकी पर्सनालिटी में आने लगता है, रिफ्लेक्ट करने लगता है। बिल्कुल सही बात है। वो कॉन्फिडेंस, अगर ऐसा नहीं होता तो उस टाइम अर्ली 19s ले लो या फिर अर्ली 20 ले लो,
इसमें जो है लड़कियों को तो वैसे भी प्रोफेशनल लाइफ में अब वही ट्रेवल करना, देश विदेश, एक शहर से दूसरे शहर को जाना, यह बड़ी बात होती है। लेकिन उसके साथ में भैया और हम लोग साथ में मिलके प्रोजेक्टर बना रहे हैं। कभी हम लोग का प्रोजेक्टर अपने घर में बनाया और सारी गली के मोहल्ले के बच्चों को बुला के और उसे प्रोजेक्टर दिखा रहे हैं और टिकट बता रहे हैं कि देखो इसमें ऐसे टिकट लिया जाता है और यह सीट आपकी है, यहाँ बैठ जाइए और अब आपको हम दिखाएंगे। तो प्रोजेक्टर में कुछ नहीं, रील थी, वो रील एक साहिबा चाय पी रही हैं, वो रील चलती रहती थी लेकिन हमने घर में बच्चों ने मिल के बनाया ये। तो एक ये था। या हम लोगों ने एक प्रेस बनाई थी, प्रिंटिंग प्रेस, जिसमें अखबार निकालते थे। तो मतलब खेल जो थे हमारे वो इस तरह के ज़्यादा होते थे जो थोड़े एजुकेशनल टॉयज़ टाइप आप कह लीजिए। उस ज़माने में इतने ज़्यादा कोई टॉयज़ तो होते नहीं थे, जितने भी नॉर्मली घरों के अंदर होते हैं वही होते थे। लेकिन अब्बू हमेशा हम लोगों के लिए जो लाते थे किताबें ऐसी लाते थे जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी। कि हम उस ज़माने की बात बता रहे हैं, जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ वो किताबें आती हैं जिसमें डॉगी के कान वो कर लीजिए, बुक है इतनी बड़ी सी, उसके अंदर उसके हिला दीजिए, ट्रेन चल रही है तो वो छुक छुक यहाँ से इस पेज से दूसरे पेज तक वो पेपर्स के साथ मूव करती जाएगी, है ना। तो वो चीज़ें हम लोगों के इंटरेस्ट के लिए वो लाई जाती थी। तो मुझे ये लगता है कि शुरू से जब अब्बू ने इस चीज़ पे ध्यान दिया तो थोड़ा हम लोगों का सबका माइंडसेट भाई बहनों का इस तरफ ज़्यादा था। हाईटेक तरीके से खेल भी जी। उस जमाने में बड़ी बात होती, जब चीज़ें नहीं मिलती थी। जी, सही अब आजकल तो अगर आप बच्चों को चाहें तो हाँ, बहुत तो सी जो चीज़ें चाहें तो वो मिल सकता है। मिल जाती हैं, बाजार में है, आप और हाँ, ऑनलाइन मंगा लीजिए, ऑनलाइन कुछ मंगवा नहीं है लीजिए, तो घर पे बैठे। लेकिन उस ज़माने में चीज़ें ढूंढना कि भाई हमें ऐसी चीज़ चाहिए, ये चाहिए। तो भैया की साइकिल है वो टूट गई है तो उसको खुद ही से बनाना है और हम लोग बैठ के बना रहे हैं। भैया की साइकिल मैं भी चला रही हूँ, तो थोड़ा सा वो सब भी हम लोगों के साथ चलता था। तो हमारा बचपन का जो वो रहा है वो बहुत अच्छा और बहुत खुशगवार। तो जो भी हम लोग की मेमोरीज़ हैं सब बहुत अच्छी हैं। वही रीज़न है शायद कि आज देखिए मेरी एक बहन दुबई में है, एक बहन बहरीन में है, एक लखनऊ में है और हम यहाँ हैं दिल्ली में। लेकिन चारों बहनें फिर भी बहुत कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड और एक दूसरे के लिए गाइडेंस देना और लेना, सब अपने अपने लेवल पे अच्छा ही कर रही हैं। तो उनको भी ये है कि भाई मैं ये कहती हूँ मैं बड़ी हूँ तुम लोगों से, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मुझे गाइड कर सकती हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि नहीं सभी आप भी बताइए हमारे बच्चों को हम ऐसे कैसे गाइड करें, हम कौन सा प्लेटफॉर्म दिलाएं या क्या करें क्या नहीं करें। तो मतलब बहुत सी चीज़ें तो हम लोग आपस में एक दूसरे को, या कोई भी ज़रूरत हो तो फ़ौरन सबसे पहले भैया को कॉल किया कि भैया बताइए कि हमें गाइड कर दीजिए कि अभी कैसे करना है। भैया तो भैया बड़े हैं। एंड स्पेशली टू द एक्सटेंट ऑफिस अपने अभी भी बिजनेस का कोई चीज़ होती है, कुछ होता है तो कि भैया ऐसे गाइड कर दें। अच्छा लगा आपसे बात करके मैम के, और सबसे पहली बात कि आपका अचीवमेंट जो है वाकई वो काबिल तारीफ़ है, समाज के लिए एक नज़ीर है और आने वाले जनरेशन के लिए भी जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनके लिए भी एक सबक है और रास्ता है कि किस तरह से मंजिल को पाना और किस तरह से ज़िंदगी को अपने हर चीज़ में, खेल में भी एक एजुकेशन का पूट हो कि भाई खेल में जिस तरह से बताया आपने कि मेरे अब्बू ने खिलौना ऐसा ला के दिया हमें, जो उसमें भी जो है पढ़ाई थी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आप यही बनना चाहती थी जो आज हैं, या आपके ख्वाब और भी ऊंचे हैं और भी आगे का है? अच्छा, प्रोफेशनली जहाँ तक सवाल है तो मैं कंपनी को ओन करना चाहती थी, या समझिए कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाह रही थी। वो एक प्रोफेशनल वो था, लैडर पे आप चढ़ते जाते हैं, आप पहले एग्जीक्यूटिव होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, मैनेजर होते हैं, जनरल मैनेजर बन जाते हैं, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाते हैं, फिर कंपनी ओन कर लेते हैं। तो ये तो एक प्रोफेशनल लैडर है समझिए, जिसको आप अचीव करते जाइए, आप बनते जाएंगे, उम्र भी होती जाती है और आपके अचीवमेंट बढ़ते जाते हैं। उसमें कुछ लोग होते हैं जो शायद मैनेजर लेवल पे ही रुक जाते हैं, कुछ थोड़ा ऊपर और कुछ ऐसे करके। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मुझे अब्बू ने ये बताया, अब्बू ने हमेशा ये कहा कि एक अच्छे इंसान बनो, वो चीज़ हमेशा बैक ऑफ माइंड में चलती रही। तो एक अच्छा प्रोफेशनल बनना, उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान भी होना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब जैसे जैसे मैं प्रोफेशनल लैडर क्रॉस करती गई हूँ, अब अचीवमेंट हो गया है, अब उसे प्रोफेशनल लाइफ में आप अचीवमेंट कह लीजिए, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप फ्लरिश करें,
मगर आपके साथ साथ आपके आसपास के लोग भी फ्लरिश करें। तो यही सोचते हुए मैंने अपनी कंपनी बनाई। बहुत बड़े लेवल पे शायद जब हम और बड़े हों और ग्रो करें तो हो सकते हैं, लेकिन जिस लेवल पे आज हम हैं, हम वहाँ जिसको जितना फैज़ पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएं। तो मेरी कंपनी का भी हमेशा यही फोकस रहता है कि जितना स्टाफ है वो भी, मैं सब लोगों को, कोई किसी से एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं करते हैं। हमारे यहाँ ये होता है, सब एक दूसरे को गाइड करते हैं। सबकी अपनी अपनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर हैं, लेकिन सब अपनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी बाहर एक्स्ट्रा परफॉर्म भी कर लेते हैं। मैम, आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपकी कामयाबी, आपका जो सफ़र रहा, इतना तवील सफ़र, लंबा, और तवील तो नहीं कहेंगे, इतने कम समय में, इतने कम टाइम में आपने जो कामयाबी हासिल की है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। हमारे नाज़रीन को कुछ मैसेज। जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये जो ज़िंदगी है हमारी, हमने छोटे अरसे में अचीव किया, ये सच्चाई और ईमानदारी के साथ ही हो सकता है। तो मैं अपनी बहनों को ये सजेशन दूंगी कि घर वालों ने आप पे यकीन किया है, घर वाले आपको बाहर भेज रहे हैं, तो अपने ऊपर पूरा यकीन रखिए और अपने माशरे में एक जगह बनाइए, क्योंकि हमारी सच्चाई और हमारी ईमानदारी से हम कहीं ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। सिर्फ हमें जो यकीन चाहिए वो ये चाहिए है कि जहाँ पे भी हम हैं, हम अपना फुल 100% दें। मैंने स्पेशली लेडीज़ में ये देखा है कि वो 100% देती ज़रूर हैं, लेकिन आसपास के लोग जो हैं वो उनको इतना बढ़ने नहीं देते हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है उसका, या तो वो कॉम्पिटिटिव फीलिंग होती है, या कई बार क्या होता है कि आप करना चाह रही होती हैं लेकिन लोग आपको मिसअंडरस्टैंड, मिसइंटरप्रेट कर रहे होते हैं। तो जब हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा तो हम कभी भी इस तरह से भटक नहीं सकते, किसी भी आदमी या किसी भी के कहने पे हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहे और सच्चाई और ईमानदारी से काम करें, डिस्ट्रैक्ट ना हों, बस इतना काफ़ी है। और बिल्कुल बेसिक्स पे काम करें, कोई बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की और उसकी ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम अपने लेवल पे जो भी काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी ले आएंगे तो वो सब लोगों को दिखता है, समझ आता है। कई बार क्या होता है कि बीइंग लेडी आपको चैलेंजेस अलग तरीके के भी आ जाते हैं, आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है क्योंकि फैमिली के भी आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, लेकिन आपको एट द सेम टाइम परफॉर्म भी हाई करना है और फैमिली को भी देखना है, क्यों यू कांट नेग्लेक्ट योर फैमिली। तो दोनों चीज़ें साथ में लेके चलनी है, तो ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस पे कुछ फ़र्क पड़ सकता है। बट स्टिल मुझे ये लगता है कि लेडीज़ जो हैं वो अपना थ्रस्ट ज़्यादा दे सकती हैं। क्योंकि उनके अंदर डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वही अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, डिस्ट्रैक्शंस कम रखें, तो आप 100% अपना दे सकती हैं और सक्सेसफुल हो ही जाएंगे हमेशा। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। डीडी उर्दू को इतना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नज़म साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा टाइम गुजारा हमने साथ में, और डीडी उर्दू का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने एक ज़रिया बने हैं जिससे हमारी बातें, हमारी जो मैसेज देना चाहते थे वो हम दे पाए हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे सबिहा किदवई को, जो कि आज अपनी कंपनी चला रही हैं और कई प्राइवेट कंपनियों को लीड कर चुकी हैं, इवन कि कंट्री हेड रह चुकी हैं। तो मैं इस प्रोग्राम के आखिर में एक शेर के साथ ख़त्म करना चाहूँगा कि इस रात की सिहाई से एक रोज़ सितारा निकलेगा, इस बेचैन समुंदर से ही एक रोज़ किनारा निकलेगा। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे ये प्रोग्राम ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी। हम अगले हफ्ते फिर इसी वक्त आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे सैयद नज़्म इकबाल और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।